डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बीए जर्नल सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है इंडियन गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स। देखिए, ये हमारे पास वॉल्यूम फर्स्ट है। इसके अंदर टोटल 1 to 11 चैप्टर्स हैं, जो कि बेस्ड अपॉन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि इसमें आपको जो भारत का संविधान है उसके निर्माण, स्रोत, उसके प्रेम्बल, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मीन्स मूल अधिकार हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उनके लिए, प्रेसिडेंट, हमारी संसद, और भी मैनी आप इसके अंदर टॉपिक्स जो है वो स्टडी करने वाले हो। तो आज मैं इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, भारतीय संविधान निर्माण, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के ऊपर आपको कराने वाली हूँ। ये इस चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग का। इसमें आपको अध्याय की रूपरेखा, मतलब कि जो चैप्टर जिस टाइप से होने वाला है उसके बारे में बताया गया है कि भी आप पहले इसमें भूमिका पढ़ोगे, फिर इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है, उद्देश्य है, जैसे टाइटल होता है हर एक टॉपिक का, वैसे ही जो हमारा ये चैप्टर है उसका टाइटल क्या है, और इसके अंदर कौन कौन सी प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशंस किस किस टॉपिक के ऊपर है, संविधान सभा के ऊपर है, संविधान सभा के निर्माण से रिलेटेड है, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा की समितियाँ, मसौदा समिति, संविधान का अपनाना, संविधान सभा का स्तर, भारतीय संविधान सभा की जो भी कार्य प्रणाली है, उस सब टॉपिक्स के अंदर इसके चैप्टर में प्रेजेंटेशन है। उसके बाद पूरे चैप्टर का कंक्लूजन आएगा, और उसके बाद स्वतः मूल्यांकन प्रश्नावली, यानी कि जैसे आप बोल देते हो एक्सरसाइज आती है, वो उसमें 3-4 क्वेश्चंस होंगे कि आपने जो चैप्टर से सीखा है उससे रिलेटेड। तो देखते हैं चैप्टर की जो फर्स्ट रूपरेखा दी हुई है भूमिका की क्या है। भूमिका है, पिछले श्रेणी में आपने राजनीति शास्त्र के मुख्य सिद्धांतों का अध्ययन किया, जिससे आपको राजनीतिक शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस श्रेणी में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इससे हमें न केवल संविधान बल्कि संविधान व सरकार को प्रभावित करने वाले बाह्य तत्वों का भी अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में हम भारतीय संविधान निर्माण की चर्चा करेंगे। मतलब कि स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले पार्ट में बीए का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने पॉलिटिकल साइंस में सिद्धांतों के बारे में रीड किया था। अब हम भारत की राजनीति की जो व्यवस्था है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और इसके अंदर पहला टॉपिक आता है भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद है इस चैप्टर का मोटिव, टाइटल, उद्देश्य क्या है। इस अध्याय को पढ़कर हम ये जान सकेंगे कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, किस प्रकार से इस सभा ने कार्य किया, और क्यों ये एक विशेष प्रकार का संविधान बनाया है। यानी कि आप इस चैप्टर के अंदर संविधान सभा के बारे में पढ़ोगे, जिसके अकॉर्डिंग संविधान क्रिएट हुआ था, जिस सभा के द्वारा बना था, ये उसकी निर्मात्री आप बोल सकते हो, उसके बारे में स्टडी करने वाले हो। उसका क्या इतिहास है, उसने कैसे काम किया, विशेष प्रकार कौन कौन से संविधान के, वो सब। उसके बाद आता है परिचय। अब आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग बता देते हैं कि भी भारत का संविधान जो बनाने की स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई। भारतीय संविधान का अध्ययन करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारी राजनीति का आधार क्या है। हमारी राजनीति का आधार मीन्स कि हमारी राजनीति का जो बेस है वो क्या है। एक लोकतांत्रिक देश के लिए कानूनी व उसके निर्माण के ढंग का आध्यात्मिक महत्व है। इस ढंग को जानने के लिए हमें भारतीय संविधान का नहीं बल्कि संविधान निर्मात्री संस्था, जिसको संविधान सभा के नाम से जाना जाता है, अध्ययन बहुत ही उपयोगी है। इस पाठ में हम इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। मीन्स अगर आपको संविधान के बारे में, राजनीति के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में स्टडी करना है,
तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसके बेस के बारे में पता होना चाहिए। लोकतांत्रिक जो देश है उसमें कानून और उसके निर्माण का जो ढंग है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसलिए संविधान निर्मात्री संस्था यानी कि संविधान सभा, जिसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इस संविधान का निर्माण जिस संविधान सभा ने किया, अर्थात संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली की एक लंबी पृष्ठभूमि है जिसका वर्णन इस प्रकार है। जैसे कि सब जानते हैं, भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। बाकी जो ये संविधान है उसका जो कहाँ पे बना, वो एक संविधान सभा में उसको रेडी किया गया और इसके ऊपर पूरी की पूरी क्या है, एक लंबी पूरी की पूरी विस्तृत, जब आप लंबी पृष्ठभूमि जिसे बोल सकते हो, उसके ऊपर पूरा का पूरा पेज है। तो सबसे पहले आता है कि संविधान सभा के बारे में हमारा टॉपिक कि संविधान सभा क्या है। तो सबसे पहले सभा का भी हम बेसिक से शुरुआत करेंगे कि संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग हमारे नेताओं द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता से पूर्व समय समय पर की गई, यानी आज़ादी से पहले ही संविधान सभा के संविधान बनाने के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा था। वो चाहते थे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा स्थापित हो जाए जो भारतीयों के हित के लिए एक सर्वोत्तम संविधान का निर्माण करे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 के समय अंग्रेज राजनीतिज्ञ सभी छोटे बड़े राष्ट्रों के आत्मनिर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन संबंधी सिद्धांतों का समर्थन कर रहे थे। तब भारतीय नेताओं ने सोचा कि भी जो ब्रिटेन है वो उनका जो आत्मनिर्णय है उसके ऊपर उनका साथ देगा, उसके ऊपर उनके विचार को अवश्य लागू करेगा। लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार जीत गई, लेकिन उन्होंने क्या किया, भारत वालों का साथ नहीं दिया। भारतीयों ने क्या सोचा कि भी हम ब्रिटेन का साथ दे देते हैं, भारतीय नेताओं ने सोचा कि वो ब्रिटेन वालों का साथ दे देते हैं तो वो हमारा जो आत्मनिर्णय का सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत है उसको लागू कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटेन ने शीघ्र ही अपना मुंह फेर लिया, भारतीयों को इससे निराशा हुई। जब ब्रिटेन ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली तो भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने से स्पष्ट मना कर दिया, धोखा कर लिया। मैं भारतीयों ने तो ये सोच के हेल्प की थी उसकी कि वो हमारा आत्मनिर्णय का सिद्धांत लागू करेंगे, लेकिन ब्रिटेन ने उनको साफ स्पष्ट मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने दिसंबर 1920 में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अपना महान असहयोग आंदोलन आरंभ किया। गांधी जी ने स्वराज्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्वराज्य का अर्थ है भारत में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का सामर्थ्य हो। भारत में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का सामर्थ्य हो मीन्स भारतवासियों में इतना समर्थ हो, इतने वो कॉन्फिडेंट हो, इतने ज़्यादा ओपन हो कि वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा स्वयं कर सके। इसलिए ये अंग्रेजों का उपहार नहीं होगा, वो अंग्रेजों की किसी उपहार की या किसी उसकी वो नहीं बनना चाहते, जैसे एहसानमंद बोल देते हैं। उनका मानना था कि भारत में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का सामर्थ्य हो, इसलिए वो अंग्रेजों का उपहार नहीं होगा, वरना ये भारत की विचार अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। ये भावना संसद के अधिनियम के द्वारा प्रकट की जाएगी। यह न केवल भारतीय लोगों की घोषित इच्छा का शिष्ट और विनीत अनुसमर्थन होगा, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के बारे में हुआ। उसमें किसी क्रिया विशेषण का कॉमन सदन के द्वारा परिवर्तन नहीं किया गया और भारत के बारे में एक संधि का अनुसमर्थन रेक्टिफिकेशन हुआ जिसमें ब्रिटेन का ही पक्ष लिया गया था। तो ऐसे स्वराज्य शायद इस वर्ष ना आए और यह संभव भी नहीं था उस टाइम पे, हमारी पीढ़ी में ना आए। गांधी जी ने बात बोली थी कि ये अभी हमारी पीढ़ी में ना आए, परंतु इससे कम ही धारणा नहीं बनाई है, कि ये कभी ना कभी आएगी, हमारी पीढ़ी में तो नहीं आएगी लेकिन कभी ना कभी जो है वो आ जाएगी कि भी जिसमें ये होगा कि भारत में स्वतंत्रता की घोषणा करने का लोगों के पास सामर्थ्य होगा। जब ब्रिटिश संसद जनता की उन इच्छाओं का अनुसमर्थन कर देगी
तो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही के द्वारा नहीं अपितु स्वतंत्र रूप से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा वो प्रकट की जाएगी। मतलब कि जो स्वतंत्रता होगी वो भारतवासियों के अपने बल पर होगी। वो किसी भी अंग्रेजों के अंडर जो काम करने वाले ब्यूरोक्रेसी हैं उनके किसी की भी इसमें एहसान नहीं होगा, उनका कोई रोल नहीं होगा। भारतवासियों के अपने दम पर प्राप्त की हुई स्वतंत्रता होगी। ये मांग भारतीय राष्ट्रीय नेताओं द्वारा स्वयं पे उठाई गई, समय समय पे उठाया गया इसको, और ब्रिटिश सरकार भी निरंतर इसका निरादर करती रही। टाइम टू टाइम जो भारत के नेता हैं उन्होंने कहा भी संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान होना चाहिए, लेकिन जो भारत के नेताओं का ये विचार था उसके ऊपर जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों ने इसका निरंतर निरादर करते रहे। फिर जो 1920 में स्वराज आंदोलन चला हुआ था, उसी में 1924 में स्वराज दल ने केंद्रीय विधानसभा में एक ऐसी सभा स्थापित करने की मांग की जो भारतीय संविधान की योजना के बारे में सिफारिश कर सके। फिर 1925 में मुडेनमैन कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करते हुए समय भी इस मांग की दोहराया गया, और इस मांग को स्वीकार करने की बजाय भारतीय सचिव, उस टाइम पे भारतीय सचिव थे बर्किनहेड, ने चुनौती दी कि भारतीय चुनाव क्योंकि अपनी राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है, इसलिए वो एक सर्वमान्य संविधान का निर्माण नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि भाई वो अपनी राजनीतिक, अपनी पॉलिटिकल जो भी प्रॉब्लम्स उनके सामने होती हैं उनको तो वो फेस नहीं कर पाते, तो वो एक संविधान का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो संविधान का निर्माण ही नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी बेसिक सी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस चुनौती के उपरांत नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट के अंदर 8 टॉपिक्स थे। उन 8 टॉपिक्स के ऊपर चाहते थे भारतवासी की भी इनके बेस्ड जो है वो भारत की संविधान सभा क्रिएट हो। 8 टॉपिक्स कौन कौन से थे? भारत में औपनिवेशिक राज्य बनाना, केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करना, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की समाप्ति हो और संयुक्त चुनाव प्रणाली की स्थापना हो, विधानमंडलों के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना, द्विसदनीय संसद की स्थापना, गवर्नर जनरल एक संवैधानिक अध्यक्ष हो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एक हेड हो। ये क्या थी? नेहरू रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये 8 सुझाव दिए गए थे। उपरोक्त नेहरू रिपोर्ट का भी वांछित परिणाम कुछ नहीं निकला, किंतु संविधान सभा की बार बार मांग करने पर ब्रिटिश सरकार पर अवश्य प्रभाव पड़ा। तो सन 1929 में ये सब क्या था, 1925 का है ये, उसमें लगभग आप बोल सकते हो 3-4 साल बाद 1929 में फिर भारतीयों को लंदन में गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया, और इस प्रकार भारतीय नेताओं के साथ भारत की राजनीतिक समस्या के ऊपर विचार विमर्श किया गया। समस्याएं कौन कौन सी थी? जो ये 8 सुझाव नेहरू रिपोर्ट में दिए गए थे, बस इन्हीं के ऊपर उन्होंने सुझाव विचार विमर्श करने के लिए उनको लंदन में गोलमेज सम्मेलन के लिए भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर के नाम से एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया जिसपे भारतवासियों के लिए एक नए संविधान के निर्माण के लिए योजनाओं को उल्लेख किया गया। यानी उन्होंने उनके जो प्रॉब्लम्स थी, जो सुझाव थे, उनके ऊपर विचार विमर्श करके जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भारतीयों से एक व्हाइट पेपर नाम का एक डॉक्यूमेंट था, दस्तावेज था, उस पर सिग्नेचर लेने चाहे। ब्रिटिश सरकार द्वारा सुझाए गए नए संविधान निर्माण संबंधी विचारधारा से भारतीय राष्ट्रीय नेता बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, बिकॉज उन्होंने जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर जो भी सुझाव दिए थे वो अपने अकॉर्डिंग दिए थे, अपनी सहूलियत के हिसाब से दिए थे। अतः 1934 ईस्वी में स्वराज्य दल ने अपने सम्मेलन में प्रस्ताव किया कि सम्मेलन संकल्प लेता है कि ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव जो श्वेत पत्र में अंकित है उसे रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। इस सम्मेलन की मान्यता है कि अन्य राष्ट्रों की तरह भारत का भी आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए, और इस सिद्धांत को लागू करने की यही एकमात्र प्रणाली है कि भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग के लोगों के प्रतिनिधि संविधान सभा में आमंत्रित किए जाएं और भारतीय जनता के लिए एक स्वीकार्य संविधान तैयार करें। भारतीय संविधान सभा के निर्माण के विचार को स्वराज्य दल ने सन 1934 ईस्वी के चुनाव में अपने प्रयासों से और अधिक लोकप्रिय बनाया। उसके बाद क्या हुआ? 28 दिसंबर 1936 ईस्वी को कांग्रेस ने अपने फैजपुर अधिवेशन में संकल्प पारित किया कि भारतीय केवल ऐसे संवैधानिक ढांचे को मान्यता दे सकता है जिसका निर्माण वह स्वयं करे
अथवा जो भारत की राष्ट्र के रूप में मानकर देश की स्वतंत्रता पे आधारित हो। कांग्रेस का उद्देश्य भारत में एक ऐसा लोकतांत्रिक राज्य स्थापित करना था जिससे राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण जनता को मिल सके और सरकार उसके प्रभावी नियंत्रण में हो। ऐसे राज्य की स्थापना केवल ऐसी संविधान सभा द्वारा ही हो सकती थी जिसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो और जिसे देश का संविधान बनाने का अंतिम अधिकार प्राप्त हो। मीन्स क्या हुआ, देखो, स्वराज्य जो गांधी जी का 1920 में स्वराज्य स्टार्ट किया गया था, स्वराज्य जो आंदोलन था उनका, उसमें उन्होंने बताया कि भी भारतवासी जो है अपने दम पर स्वतंत्रता लेंगे, किसी का एहसान नहीं लेंगे, कुछ भी। उसके ऊपर उन्होंने 1924 में, 1925 में काफ़ी प्रयास किए। 1925 में तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट भी दी, लेकिन जो उस टाइम पे हमारे सचिव थे भारत के, उन्होंने साफ टू साफ बोल दिया कि भी अपनी बेसिक प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकते, संविधान का क्या वो करेंगे। तो फिर उन्होंने नेहरू रिपोर्ट जारी की और उसमें अपने 7-8 सुझाव दिए, जिसके ऊपर फिर ब्रिटिश सरकार ने 1929 में उनको बुलाया और कुछ अपने सुझाव दे दिए उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर। उन पर विचार विमर्श करने के लिए उनको लंदन में बुला लिया एक बैठक में। लेकिन वो सारे के सारे क्या थे, उनके अपने ही वो थे भी, अपने ही फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने भारतीयों को सुझाव दिए जो कि बिल्कुल गलत थे। गांधी जी या भारतीय नेता क्या चाहते थे कि भाई उनके जो भी सुझाव हों, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर बातचीत हो, वो सारी की सारी जो है वो उनके अंडर हो। उनके अंडर का मीन्स है कि भाई भारतवासियों की स्वयं की हो सुझाव, कि भारतवासी एक ऐसे संवैधानिक ढांचे को मान्यता है जिसका निर्माण वो स्वयं करे, जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में मानकर देश की स्वतंत्रता के ऊपर आधारित हो। ये बात उन्होंने फिर 28 दिसंबर 1936 को फैजपुर अधिवेशन में संकल्प पारित करते हुए भी कही। फिर सन 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, द्वितीय महायुद्ध आरंभ हुआ, तो उसमें भारत सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों को सलाह दी कि जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने प्रतिनिधियों को सलाह दी कि के बिना ही भारतीय प्रतिनिधियों के बिना ही भारत सरकार ने उस टाइम पे 1939 में जर्मनी के विरुद्ध घोषणा कर दी और रोषपूर्ण कांग्रेस विधानमंडल ने प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ये मांग की गई कि भारत की स्वतंत्रता और लोगों की जो संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण का अधिकार है उसको मान्यता प्रदान की जाए। फिर 14 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के द्वारा यह संकल्प पास किया गया कि समिति का विचार है कि संविधान सभा ही एकमात्र लोकतांत्रिक उपाय है जिसके द्वारा एक स्वतंत्र देश के संविधान का निश्चय हो सकता है और लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात से असहमत नहीं होगा। संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होना चाहिए। वर्तमान पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को ऐसे अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जोड़ देना चाहिए जो इसकी मांग करें। इन सदस्यों की संख्या से सभा में उनकी शक्ति का आभास होना चाहिए। ये सारी की सारी लाइंस जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो इनको एज ए टीज ही लिखना है क्योंकि ये कांग्रेस के द्वारा संकल्प लिया गया था 14 दिसंबर 1939 को। इसको एज ए टीज ही करना है। इसमें उन्होंने बोला था कि भाई जो लोकतांत्रिक उपाय है संविधान को बनाने का, वो स्वतंत्रता के ऊपर बेस होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले कोई भी व्यक्ति इस बात से असहमत नहीं होगा और संविधान सभा का जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी विचार रखा कि वास्तविक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए संविधान सभा के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं हो सकता, जिसका अर्थ है साम्राज्यवाद की आर्थिक नींव और ढांचे से दूर चले जाना। जब भारतीय लोग पर्याप्त सशक्त हो जाएंगे तो इसे प्राप्त कर लेंगे। स्टार्टिंग में जो मुस्लिम लीग का रवैया था वो संविधान सभा के निर्माण के लिए बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो डर चुके थे, भयभीत हो चुके थे कि जो संविधान सभा का हिंदू बहुमत के शासन के सिवाय कुछ नहीं है। तो इसी कारण दिसंबर 1939 में मुस्लिम नेता जो थे जिन्ना, उन्होंने कांग्रेस की संविधान सभा का विरोध किया, बिकॉज उनको लगता था कि भी संविधान सभा का जो ये विचार है, जो संविधान सभा बनाने का है, वो रवैया हिंदू बहुमत के शासन का है। लेकिन फिर बाद में मार्च 1940 में लाहौर के अधिवेशन मुस्लिम लीग ने अपने लिए एक पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की और पाकिस्तान का प्रस्ताव द रिवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पारित करते हुए संविधान सभा के निर्माण के विचार के लिए सहमत हुए और एक संविधान सभा
उन क्षेत्रों के लिए जिन पर लीग प्रथम मुस्लिम राज्य का दावा करती थी और दूसरी शेष भारतीयों के लिए। इस प्रकार सन 1940 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के विचार को स्वीकार कर यह मान लिया कि भारतीय संविधान का निर्माण कार्य एक संविधान सभा के द्वारा ही हो। तो ये था कि संविधान सभा की मांग कैसे हुई, स्टार्टिंग में कैसे स्वराज्य चला, वर्ल्ड वॉर से कैसे उसकी बेसिक से शुरुआत हुई और फिर बीच में मतभेद भी हो गया था हिंदू और मुस्लिम के बीच, लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने भी अपना एक प्रस्ताव पारित कराकर संविधान सभा के निर्माण पर वो सहमत हो गए। उसके बाद आता है ब्रिटिश सरकार की अगस्त 1940 की पेशकश। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश ऑफर ऑफ अगस्त 1914। दोनों मुख्य राजनीतिक दलों उस टाइम पे कौन से थे, कांग्रेस था और एक मुस्लिम लीग था। कांग्रेस और लीग ने जब संयुक्त रूप से संविधान सभा की मांग की तो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1940 में इस मांग को स्वीकार करते हुए घोषणा की, संवैधानिक योजना बनाने का आरंभिक दायित्व भारतीयों का अपना है तथा उसका उदय भारतीय जनता में प्रचलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक धारणाओं पर आधारित होना चाहिए। क्या बोला था कि भी जो संवैधानिक योजना है उसको बनाने की जो स्टार्टिंग है, उसका जो सारा जिम्मा है वो भारतीयों का अपना है। इसके जो उदय है, जो इसका ओरिजिन है, वो भारतीय जनता में प्रचलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक धारणाओं पर आधारित होना चाहिए। उसके बाद है वर्साय। लॉर्ड लिंथिंगो ने अपनी घोषणा में कई आश्वासन दिए। भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जो भारतीयों के लिए नए संविधान का निर्माण करेगी, अल्पमतों को यह विश्वास दिलाया जाएगा कि उनकी स्वीकृति के बिना कोई भी संविधान नहीं बनाया जाएगा इत्यादि। तो इस प्रकार से 1940 ईस्वी में ये घोषणा की गई कि एक महत्वपूर्ण पेशकश थी, या ये मान लो एक घोषणा की गई। उस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट रोल था इस अगस्त 1940 की जो भी ये पेशकश थी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि भारतीयों की संविधान सभा, ये संविधान बनाने का जो निर्माण है उसकी मांग को स्वीकार किया गया और ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण को हटाना मान लिया। परंतु यह घोषणा भी निराशाजनक सिद्ध हुई क्योंकि मुसलमानों को भारतीय संवैधानिक प्रगति का नियंत्रण सौंपकर सांप्रदायिक भावना को बल दिया गया, जिससे हिंदू मुस्लिम संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। क्योंकि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा के संबंध में स्पष्ट संकेत दिया। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि हिंदू और मुसलमानों के बीच संवैधानिक प्रगति के ऊपर, संवैधानिक डिसीजंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो गए, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा स्थिति बिगड़ चुकी थी। 1940 में तो हुई थी अगस्त की पेशकश। उसके बाद था सन 1942 में क्रिप्स योजना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स प्रपोजल ऑफ 1942। क्रिप्स योजना क्या थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय समस्या के संविधान के लिए सुझाव सहित भारत में भेजा और संविधान सभा के संबंध में 1942 में क्रिप्स योजना एक अन्य कदम था, जिससे कुछ मुख्य सुझाव इस प्रकार थे, यानी कि भारतवासियों की समस्या का निपटारा करने के लिए लगा लो या भारतवासियों की सहायता के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा, जिसके अंदर निम्नलिखित सुझाव थे। पहला, युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीय संघ इंडियन फेडरेशन की स्थापना की जाएगी, जिससे ब्रिटिश भारत के प्रांत और भारतीय रियासतें सम्मिलित होंगी। भारतीय संघ को अधिराज्य का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। भारतीय संघ को अपनी स्वतंत्र इच्छा अनुसार राष्ट्रमंडल से संबंध तोड़ने का अधिकार होगा। युद्ध की समाप्ति पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस संविधान सभा द्वारा भारत के लिए नए संविधान का निर्माण किया जाएगा और इस नए संविधान को स्वीकार व अस्वीकार करना भारतीय रियासतों की इच्छा के ऊपर डिपेंड होगा, निर्भर होगा। संविधान सभा एक संधि द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास दिलाएगी
कि अल्पमतों के हितों का उचित संरक्षण करेगी। तो क्रिप्स योजना के द्वारा जो बनाए गए नियम थे उनमें भारतीयों में असंतोष को और बढ़ावा दिया, यानी कि उनके संतोष देने की बजाय उनको असंतोष उनका और बढ़ा दिया। संविधान सभा के लिए भारतीय नरेशों द्वारा मनोनीत हुए सदस्यों का रूढ़िवादी और लोकतंत्र विरोधी होना स्वाभाविक था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स योजना के प्रारूप की निंदा करते हुए कहा कि एक और प्रगतिशील ब्रिटिश प्रांत तथा दूसरी ओर रूढ़िवादी भारतीय रियासतें जैसे प्रतिक्रियावादी तत्व जो एक दूसरे से अनेक बातों में विभिन्न हैं, इकट्ठे होकर शक्तिशाली, प्रगतिशील और एक अभूत स्वतंत्र राज्य के विकास के प्रयत्न को निष्फल कर देंगे। यानी कि क्या थी क्रिप्स योजना? क्रिप्स योजना जो थी वो ब्रिटिश सरकार के अंडर बनाई गई थी और इसमें उनका ये मानना था कि भी जो भारतीयों की वो सहायता करेगी, भारतीयों की समस्याओं का समाधान करेगी। लेकिन क्या हुआ, इसने भारतीयों की समस्याओं की बजाय उनकी समस्या को और बढ़ा दिया। नेहरू जी ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि भाई ये एक दूसरे तत्वों से बिल्कुल अलग है, ये शक्तिशाली, प्रगतिशील, एक भूत स्वतंत्र राज्य के विकास के प्रयत्न को बिल्कुल ही निष्फल कर देंगी। ये ब्रिटिश प्रांत और रूढ़िवादी भारतीय रियासतों के ऊपर जो है काफ़ी मतलब उनके बीच मतभेद करने का काम कर रही है। तो ये बिल्कुल ही असफल रही ब्रिटिश सरकार के हिसाब से तो, और भारतीयों के लिए ये एक प्रॉब्लम ही क्रिएट हो गई थी।